मुंबई की बारिश हमेशा से ही रहस्यमयी रही है, लेकिन आज की रात यह किसी क्रूर अभिशाप की तरह महसूस हो रही थी। पुरानी बस नंबर 332 शहर की जलमग्न और कीचड़ भरी सड़कों पर एक थके हुए जानवर की तरह रेंग रही थी। बस के अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा और सीलन की तेज बदबू से अटा पड़ा था। टूटी खिड़कियों से अंदर आती बारिश की ठंडी बूंदें यात्रियों के थके हुए चेहरों पर पड़ रही थीं। बाहर की दुनिया घने अंधकार में डूबी थी। तभी अगले स्टॉप पर एक 12 साल का दुबला पतला लड़का बस में चढ़ा। उसका नाम अर्जुन था और वह धारावी की संकरी अंधेरी गलियों से आया था। अर्जुन के शरीर पर एक फटी हुई सूती कमीज थी, जो बारिश के पानी में पूरी तरह से भीगकर उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके नंगे पैर कीचड़ से सने हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी छाती से एक पुराने थैले को कसकर चिपकाए हुए था, मानो वह उसकी जान हो। उस मामूली से फटे हुए थैले में अर्जुन की छोटी बहन मीरा की जिंदगी सांस ले रही थी। मीरा 7 साल की थी और जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इस भयंकर ठंड ने उसकी हालत को और भी बिगाड़ दिया था। वह तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अर्जुन के माता पिता ने उधार मांगकर कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। अर्जुन उन्हीं पैसों को लेकर मीरा के लिए दवाइयां खरीदने जा रहा था। भीड़ भरी बस में धक्के खाते हुए अर्जुन पीछे की एक जगह की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी बीमार बहन का पीला पड़ा चेहरा घूम रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और राहत महसूस करने के लिए थैले को एक बार टटोल कर देखा। अचानक जैसे उसके शरीर का सारा खून बर्फ में बदल गया हो। उसकी उंगलियां थैले के खुरदरे कपड़े के बजाय एक लंबी और तीखी दरार से होकर गुजरी। थैले का निचला हिस्सा किसी धारदार ब्लेड से पूरी तरह कटा हुआ था। उस कटे हुए थैले के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा था। वे सारे पैसे जो उसकी बहन के जीवन की आखिरी उम्मीद थे, भीड़ के शोर में कहीं गायब हो चुके थे। अर्जुन की सांसें अटक गईं और उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया तेजी से घूमने लगी। उसने पागलों की तरह अपने पैंट की जेबों में हाथ डाला। वह बस के गंदे फर्श पर घुटनों के बल बैठकर पागलों की तरह टटोलने लगा, लेकिन वहां सिर्फ कीचड़ और निराशा के अलावा कुछ नहीं था। मेरे पैसे, मेरी मीरा के पैसे। अर्जुन के सूखे होंठों से एक दर्दनाक आवाज निकली, जो शोर में कहीं दब गई। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा, जो गालों पर जमे कीचड़ को धोता हुआ नीचे गिरने लगा। वह बच्चा वहीं फर्श पर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी रोने की आवाज में इतनी बेबसी थी कि वह पत्थर दिल को भी पिघला सकती थी। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि यह एक सपना हो। बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में सहानुभूति की जगह सिर्फ एक ठंडी उदासीनता थी। मुंबई जैसे बड़े शहर में एक गरीब बच्चे का रोना कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। कुछ लोगों ने चिढ़कर अपना मुंह घुमा लिया, तो कुछ ने घड़ियों में समय देखना शुरू कर दिया। किसी ने भी आगे बढ़कर उस बच्चे के आंसू पोंछने की जहमत नहीं उठाई। इस निर्दयी समाज में गरीबी एक ऐसी छूत की बीमारी बन चुकी थी जिससे हर कोई दूर रहना चाहता था। तभी भीड़ को चीरता हुआ खाकी वर्दी पहने बस का कंडक्टर वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव स्पष्ट रूप से रंगे हुए थे। उसके हाथ में टिकट काटने वाली मशीन थी जो आवाज कर रही थी। उसने फर्श पर रोते हुए अर्जुन को अपने जूतों से ठोकर मारी उनी और कर्कश आवाज में चिल्लाया, ए भिखारी के बच्चे, यहां क्या नाटक लगा रखा है? चुपचाप उठ और टिकट के पैसे निकाल, वरना अभी इसी वक्त तुझे इस चलती बस से बाहर पानी में फेंक दूंगा। अर्जुन ने अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को उठाया और हाथ जोड़कर उस कठोर कंडक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। मेरी छोटी बहन घर पर बहुत बीमार है और वह मर जाएगी। मुझे बस अस्पताल तक जाने दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। अर्जुन की आवाज में गहरी वेदना थी, लेकिन कंडक्टर के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ।
उसने अर्जुन का कॉलर बेरहमी से पकड़ा और उसे एक झटके में फर्श से ऊपर उठा लिया। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। ये झूठी कहानियां किसी और को सुनाना, समझे? तुम जैसे बस्ती के चूहों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। चोरी करना और मुफ्त में घूमना ही तुम्हारा पेशा है, कंडक्टर ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। बस के यात्री कंडक्टर की इस क्रूरता को देखकर भी चुप रहे, जैसे वे इस गरीब बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हों। कंडक्टर अर्जुन को घसीटते हुए बस के खुले दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। बाहर भयंकर बारिश पूरी ताकत से कहर बरपा रही थी। उसी बस की सबसे आखिरी सीट पर खामोशी के बीच एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी हुई थी। उसका नाम आयशा कपूर था, जो दक्षिण मुंबई के सबसे अमीर व्यापारी राज कपूर की इकलौती बेटी थी। आयशा ने लाखों रुपये की कीमत वाली शुद्ध रेशम की एक शानदार साड़ी पहनी हुई थी और उसके गले में चमकता हीरे का हार था। वह अपनी ही सगाई की एक घुटन भरी पार्टी से छुपकर भागी थी। वह एक ऐसी दुनिया से भाग रही थी जहां इंसानों से ज्यादा पैसों की कद्र होती थी। आयशा की बड़ी और गहरी आंखें पिछले काफी समय से उस छोटे से बच्चे अर्जुन की हरकत को खामोशी से देख रही थीं। उसने अर्जुन के फटे हुए थैले को देखा था, उसकी आंखों से बहते हुए बेबसी के आंसू देखे थे, और अब वह उस क्रूर कंडक्टर का अमानवीय व्यवहार भी देख रही थी। आयशा का अपना दिल भी उस समय टूटा हुआ था, लेकिन उस गरीब बच्चे की चीखों ने उसके अंदर के दर्द को पिघला कर रख दिया था। उसे असली दर्द महसूस हुआ। जैसे ही कंडक्टर ने अर्जुन को चलती बस से बाहर फेंकने के लिए हाथ उठाया, आयशा अपनी जगह से झटके से उठ खड़ी हुई। रुक जाओ, आयशा की आवाज पूरी बस में गूंज उठी। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता और अधिकार था कि कंडक्टर के हाथ हवा में ही जम गए और सभी यात्री मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। वह गंदे और कीचड़ भरे फर्श पर चलते हुए आगे आई। उसकी रेशमी साड़ी फर्श के कीचड़ में लिपटकर खराब हो रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। आयशा सीधे कंडक्टर के पास पहुंची और बिना कोई शब्द कहे उसने अर्जुन को उसके क्रूर हाथों से छुड़ा लिया। अर्जुन कांप रहा था और वह डर के मारे आयशा के पैरों से लिपट गया। आयशा ने घुटनों के बल बैठकर उस गंदे कीचड़ से सने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने बस में बैठे हर इंसान की सांसों को रोक दिया था। एक अमीर लड़की एक गरीब बच्चे को इस तरह प्यार से गले लगा रही थी जैसे वह उसका भाई हो। अर्जुन को पहले तो समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसे अपने जीवन में कभी किसी अजनबी से इतनी कोमलता नहीं मिली थी। आयशा के महंगे परफ्यूम की खुशबू ने पल भर के लिए बस की बदबू को मिटा दिया था। अर्जुन ने अपना रोता हुआ चेहरा आयशा के कंधे पर टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सारी तकलीफ, सारा डर और निराशा उन आंसुओं के जरिए बाहर निकल रही थी। आयशा ने अपने कोमल हाथों से अर्जुन के सिर को सहलाया। मत रो मेरे बच्चे, मैं यहां तुम्हारे पास हूं, आयशा ने बेहद मीठी और शांत आवाज में कहा। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम्हारी बहन को क्या बीमारी है? अर्जुन ने सुबकते हुए उसे अपने फटे हुए थैले के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसकी छोटी बहन मीरा मौत के दरवाजे पर खड़ी है और बिना पैसों के वह नहीं बचेगी। अर्जुन की कहानी सुनकर आयशा का दिल अंदर तक कांप गया था। आयशा खड़ी हुई और उसने कंडक्टर की तरफ एक कठोर नजर से देखा। कंडक्टर, जो कुछ देर पहले तक एक भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था, अब भीगी बिल्ली बन चुका था। आयशा के महंगे कपड़ों और उसके शाही अंदाज ने उसे डरा दिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आयशा ने तीखी आवाज में कहा। एक तो इस गरीब बच्चे के पैसे चोरी हो गए, ऊपर से तुम मदद करने के बजाय इसे बारिश में मरने के लिए फेंक रहे थे। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? कंडक्टर हकलाने लगा और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। मैडम, मेरा वह मतलब नहीं था। नियम तो नियम होते हैं ना। बिना टिकट के मैं किसी को बस में सफर करने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? उसकी सफाई सुनकर
यात्री चुपचाप तमाशा देखने लगे। कुछ लोगों को अब अपनी खामोशी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आयशा ने अपना पर्स खोला और उसमें से 500 रुपये का एक नोट निकालकर सीधे कंडक्टर के मुंह पर दे मारा। यह लो इसका टिकट। पैसे देखकर कंडक्टर की आंखें चमक उठीं और वह वहां से चुपचाप पीछे हट गया। आयशा फिर से अर्जुन की तरफ मुड़ी और उसने अपने कोमल हाथों से उसके आंसू पोंछे। तुम्हारी बहन अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तुमसे यह वादा करती हूं। हम अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारी बहन के लिए सबसे अच्छी दवाइयां लाएंगे। आयशा के इन शब्दों ने अर्जुन के जीवन में जैसे एक नई रोशनी भर दी थी। वह अविश्वास से उस परी को देख रहा था। बाहर बारिश अभी भी पूरे जोर शोर से बरस रही थी, लेकिन बस के अंदर का सर्द और बेजान माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। मानवता का जो फूल वहां कुछ पल पहले तक कुचला जा रहा था, वह अब एक अमीर लड़की के दयालु दिल के कारण फिर से खिल उठा था। अर्जुन ने आयशा का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसे कभी नहीं छोड़ना चाहता हो, बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब मंजिल उम्मीद और जिंदगी का रास्ता था। बस के अंदर का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। आयशा ने कंडक्टर को पैसे देकर शांत कर दिया था, लेकिन अब असली चुनौती बाकी थी। उसने बस के ड्राइवर की तरफ अपनी तेज और अधिकार भरी नजर घुमाई। ड्राइवर, बस को तुरंत धारावी की तरफ मोड़ो। आयशा की आवाज में एक ऐसा आदेश था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। बस में बैठे अन्य यात्री यह सुनकर बेचैन हो गए। वे सभी अपने अपने घरों या कामों पर पहुंचने की जल्दी में थे। एक गरीब बस्ती में जाने का विचार किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी सीट से उठकर गुस्से में कहा, मैडम, यह कोई आपकी निजी टैक्सी नहीं है। हम सबने अपने टिकट के पैसे दिए हैं और हमें समय पर अपने घर पहुंचना है। इस भिखारी के बच्चे के लिए हम सब अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करें? उस आदमी की बात सुनकर बाकी यात्रियों ने भी सहमति में सिर हिलाया और विरोध करने लगे। समाज का वह कड़वा सच एक बार फिर सामने आ गया था, जहां किसी की जान से ज्यादा लोगों को अपने खोखले समय और मामूली सुख सुविधाओं की बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। आयशा की आंखों में गुस्से की एक तेज ज्वाला भड़क उठी। उसने उस आदमी की तरफ देखा और अपने पर्स से पैसों की एक मोटी गड्डी निकालकर हवा में लहरा दी। क्या तुम लोगों का समय एक छोटी बच्ची की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? अगर बात सिर्फ पैसों की है, तो मैं इस पूरी बस का किराया चुकाने को तैयार हूं, लेकिन यह बस अब सीधे धारावी जाएगी और अगर किसी को इससे कोई भी परेशानी है, तो वह अभी इसी वक्त नीचे उतर सकता है। उसकी इस बेबाक चुनौती ने पूरी बस में गहरी खामोशी फैला दी। किसी भी यात्री में आयशा की उस प्रभावशाली उपस्थिति और पैसों की ताकत का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ड्राइवर ने बिना कोई और सवाल किए बस का स्टीयरिंग घुमा दिया और बस अब मुंबई की शानदार सड़कों को छोड़कर धारावी की संकरी गलियों की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन अभी भी आयशा का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह अब एक अजीब सी कृतज्ञता ने ले ली थी। वह इस खूबसूरत और अमीर दीदी को किसी देवदूत की तरह देख रहा था, जो उसकी मदद कर रही थी। जैसे जैसे बस धारावी के करीब पहुंच रही थी, बाहर का दृश्य पूरी तरह से बदलता जा रहा था। ऊंची और चमकदार इमारतों की जगह अब टीन की छतों और प्लास्टिक की चादरों से बनी झोपड़ियों ने ले ली थी। हवा में बारिश की सौंधी खुशबू की जगह अब एक अजीब सी सीलन, कचरे और खुले नालों की तेज बदबू फैलने लगी थी। आयशा ने अपने जीवन में पहली बार गरीबी का यह भयानक और नग्न रूप इतने करीब से देखा था। उसके आलीशान बंगले और इस नरक जैसी जगह के बीच का भारी अंतर उसे बहुत ही ज्यादा विचलित कर रहा था। बस एक संकरी गली के बाहर रुक गई, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ज्यादा खराब और संकरा था। आयशा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बस से नीचे उतरने लगी। बाहर बारिश का पानी घुटनों तक भरा हुआ था और उसमें शहर भर का सारा गंदा कचरा तैर रहा था। आयशा ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और सीधे उस गंदे पानी में छलांग लगा दी। उसकी लाखों रुपये की रेशमी साड़ी
और कीमती सैंडल पल भर में ही कीचड़ से पूरी तरह खराब हो गए। लेकिन उसके कदम एक बार भी नहीं डगमगाए या कभी पीछे हटे। अर्जुन आयशा को रास्ता दिखाते हुए उन अंधेरी और घुमावदार गलियों में आगे बढ़ रहा था। बारिश की वजह से वहां कीचड़ और फिसलन बहुत अधिक थी। बस्ती के कुछ लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर इस अजीब नजारे को हैरानी से देख रहे थे। एक इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की को इस गंदी बस्ती में देखकर वे सभी पूरी तरह से स्तब्ध थे। आयशा को उन घूरती हुई नजरों की कोई परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की बीमार बहन मीरा तक जल्द से जल्द पहुंचने और उसकी जान बचाने पर ही केंद्रित था। आखिरकार अर्जुन एक बहुत ही छोटी और टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुक गया, जिसकी छत टपक रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर भागता हुआ गया। आयशा भी उसके पीछे पीछे उस अंधेरी और सीलन भरी झोपड़ी के अंदर घुस गई। अंदर एक बहुत ही कमजोर और पीली पड़ चुकी छोटी सी बच्ची एक फटे हुए कंबल में लिपटी जमीन पर पड़ी थी। वह बहुत तेजी से सांसें ले रही थी और उसका छोटा सा शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा था। उसके पास बैठे उसके गरीब माता पिता अपनी बेबसी पर लगातार रो रहे थे और भगवान को पुकार रहे थे। अर्जुन की मां ने जब आयशा को देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अमीर महिला उनके इस गरीब घर में क्या कर रही है। अर्जुन ने दौड़कर अपनी मां को गले लगा लिया और जल्दी से उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर उन गरीब माता पिता ने रोते हुए आयशा के पैरों पर गिरकर धन्यवाद देना शुरू कर दिया। आयशा ने तुरंत उन्हें उठाया और कहा, हाथ जोड़ने का समय नहीं है। मीरा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमें इसे तुरंत शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाना होगा। आयशा ने आगे बढ़कर उस छोटी सी बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया। मीरा का शरीर बिल्कुल हल्का और बेजान सा महसूस हो रहा था। आयशा का दिल उस बच्ची की यह हालत देखकर बहुत बुरी तरह से दर्द से भर उठा। उसने मीरा को अपने सीने से लगा लिया और बिना एक पल की भी देरी किए झोपड़ी से बाहर निकल गई। अर्जुन और उसके माता पिता भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भागने लगे। उन सभी के चेहरों पर अब मौत के डर के साथ साथ एक नई और बहुत ही मजबूत उम्मीद की चमक भी साफ दिखाई दे रही थी। वे सभी उस भारी बारिश और घुटनों तक भरे कीचड़ वाले पानी से होते हुए फिर से मुख्य सड़क की तरफ तेजी से भागने लगे। आयशा के महंगे कपड़े अब पूरी तरह से खराब होकर कीचड़ में सन चुके थे, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अब अपने सबसे सुंदर और पवित्र रूप में चमक रही थी। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही आयशा ने एक खाली टैक्सी को रोका। ड्राइवर उनकी हालत देखकर पहले तो मना करने लगा, लेकिन आयशा ने अपनी कड़क आवाज और पैसों का रौब दिखाते हुए उसे तुरंत टैक्सी का दरवाजा खोलने के लिए पूरी तरह मजबूर कर दिया। टैक्सी के अंदर बैठकर आयशा ने ड्राइवर को शहर के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल फोर्टिस की तरफ चलने का आदेश दिया। फोर्टिस का नाम सुनते ही अर्जुन के पिता डर से बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़कर आयशा से कहा, मैडम जी, वह अस्पताल बहुत बड़ा है। वहां तो सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं। हम जैसे गरीब लोगों को तो वे अंदर घुसने भी नहीं देंगे, और हमारे पास तो उनके इलाज का खर्च उठाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। हम बर्बाद हो जाएंगे और मेरी बच्ची भी बिल्कुल नहीं बचेगी। आयशा ने अर्जुन के पिता के कंधों पर अपना हाथ रखा और बहुत ही शांत और भरोसेमंद आवाज में कहा, आप रुपयों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए काका। आज रात मीरा के इलाज का सारा खर्च मैं खुद उठाऊंगी। यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसकी यह बात सुनकर टैक्सी में बैठे उस गरीब परिवार की आंखों से फिर से आंसू छलक पड़े। ये आंसू अब बेबसी या दुख के नहीं थे, बल्कि उस गहरी कृतज्ञता के थे जो उन्हें इस फरिश्ते जैसी लड़की की बातों से पूरी तरह से महसूस हो रही थी। टैक्सी बारिश को चीरते हुए अस्पताल की तरफ तेजी से भाग रही थी। आयशा ने मीरा का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था और वह लगातार उसके बालों को सहला रही थी। वह बार बार उस बच्ची से बात कर रही थी ताकि वह बेहोश न हो जाए। तुम बहुत बहादुर हो मीरा, बस थोड़ी देर और, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे।
आयशा उसे लगातार हिम्मत दे रही थी। मीरा ने अपनी भारी आंखें खोलीं और आयशा की तरफ देखकर एक बहुत ही कमजोर सी मुस्कान दी। उस छोटी सी मुस्कान ने आयशा के दिल को पूरी तरह से जीत लिया था। तभी आयशा को अचानक एक बहुत ही भयानक बात याद आई। उसने अपने पर्स को टटोला और उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। अपनी सगाई की उस घुटन भरी पार्टी से भागते समय उसने अपना मुख्य बैग, क्रेडिट कार्ड और बाकी सारे पैसे वहीं छोड़ दिए थे। उसके पास जो थोड़े बहुत नकद पैसे थे वह उसने बस कंडक्टर को दे दिए थे। फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल में सिर्फ भर्ती होने के लिए ही लाखों रुपयों की जरूरत होती है। अब वह मीरा का इलाज कैसे करवाएगी? यह विचार उसके दिमाग में एक भयंकर तूफान की तरह बड़ी तेजी से गूंजने लगा। आयशा का दिल बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगा था। वह किसी भी कीमत पर उस छोटी सी बच्ची की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। तभी उसकी नजर अपने गले में चमकते हुए उस भारी और बेहद कीमती हीरे के हार पर पड़ी। यह हार कपूर खानदान की एक बहुत ही पुरानी और बेशकीमती पुश्तैनी निशानी था। इसकी कीमत करोड़ों रुपये में थी और यह उसे उसकी सगाई पर उसके पिता राज कपूर ने पहनाया था। यह हार उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि उस झूठी और दिखावटी दुनिया की एक बहुत मजबूत सोने की जंजीर था। आयशा ने बिना एक भी पल गंवाए अपने दोनों हाथों से उस कीमती हीरे के हार को पकड़ा और उसे एक झटके से अपने गले से निकाल लिया। उसने उस करोड़ों की कीमत वाले हार को अर्जुन के छोटे और कांपते हुए हाथों में रख दिया। अर्जुन उस चमकते हुए पत्थर को देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसे नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन वह समझ गया था कि यह बहुत कीमती चीज है। इसे संभाल कर रखो अर्जुन, यह तुम्हारी बहन की नई जिंदगी की चाबी है। आयशा ने बहुत ही दृढ़ और शांत गंभीर आवाज में कहा। अर्जुन के माता पिता की आंखें उस चमकते हुए हार को देखकर फटी की फटी रह गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह अजनबी लड़की उनके लिए अपना सब कुछ क्यों लुटा रही है। मैडम, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम इतना बड़ा एहसान कभी नहीं ले सकते। यह तो किसी राजा के खजाने जैसा लग रहा है। अर्जुन के पिता ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। आयशा ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक इंसान की जान से ज्यादा कीमती इस दुनिया में और कोई खजाना नहीं होता। यह हार तो बस एक बहुत मामूली सा पत्थर है। टैक्सी आखिरकार फोर्टिस अस्पताल के शानदार और रोशनी से नहाए हुए मुख्य दरवाजे के सामने आकर रुक गई। अस्पताल की ऊंची और भव्य इमारत रात के अंधेरे में भी पूरी तरह से चमक रही थी। वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने जब एक कीचड़ में सनी हुई लड़की और एक फटेहाल गरीब परिवार को टैक्सी से बाहर निकलते देखा, तो वे उन्हें रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़े। यह जगह उन गरीबों के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ शहर के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के लिए बनी थी। लेकिन आयशा की आंखों में अब एक भयानक और खूंखार शेरनी जैसी चमक थी। गार्ड ने बहुत ही रूखे और घमंड भरे स्वर में कहा, रुक जाओ, तुम लोग इस हालत में अस्पताल के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। यह कोई खैराती अस्पताल नहीं है, यहां सिर्फ बड़े लोग आते हैं। आयशा ने अपना सिर ऊंचा किया और उस गार्ड की आंखों में सीधे देखते हुए एक बहुत ही कड़क और अधिकार भरी आवाज में कहा, मैं राज कपूर की बेटी आयशा कपूर हूं और यह बच्ची मेरी खास मेहमान है। अगर तुमने हमारा रास्ता रोकने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अस्पताल को कल सुबह तक पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। राज कपूर का नाम सुनते ही उस गार्ड के चेहरे का रंग उड़ गया और वह डर से पीछे हट गया। शहर में ऐसा कोई नहीं था जो कपूर खानदान की ताकत और उनके गुस्से से वाकिफ न हो। आयशा ने अर्जुन और उसके माता पिता को साथ लिया और मीरा को गोद में उठाए सीधे अस्पताल के आपातकालीन वार्ड की तरफ तेजी से बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक अमीर लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा बन चुकी थी जो एक मासूम जिंदगी को बचाने के लिए इस पूरी दुनिया से अकेले ही लड़ने को तैयार थी। फोर्टिस अस्पताल के अंदर का नजारा किसी आलीशान महल से बिल्कुल कम नहीं था। वहां की सफेद संगमरमर की चमचमाती फर्श, महंगी रोशनियां और साफ सुथरा वातावरण
बाहर की उस गरीब दुनिया से एकदम अलग था। जब आयशा कीचड़ से स्नेह कपड़ों में मीरा को सीने से लगाए वहां पहुंची, तो हर कोई उन्हें हैरानी से देखने लगा। उनके गंदे कदमों के निशान उस साफ फर्श पर पड़ रहे थे, जो वहां के अमीर लोगों की आंखों में सीधे चुभ रहे थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ पैसों से ही किसी इंसान की असली कीमत तय की जाती थी। अस्पताल के रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने जब इस गरीब परिवार को अपनी तरफ आते देखा, तो उसने अपना मुंह बुरी तरह से सिकोड़ लिया। उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, जैसे उन्हें कोई बहुत भयानक छूत की बीमारी हो। आयशा ने मीरा को काउंटर पर लेटाने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने तुरंत मना कर दिया। उसने बहुत ही कठोर आवाज में कहा कि यह अस्पताल गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं है और उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। उस नर्स की आंखों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि सिर्फ नफरत थी। आयशा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा कि इस बच्ची की जान जा रही है और इसका इलाज तुरंत शुरू होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने बिना कोई भावना दिखाए कहा कि इलाज शुरू करने के लिए पहले 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। 10 लाख का नाम सुनते ही अर्जुन और उसके माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके लिए 10,000 रुपये भी एक बहुत बड़ा सपना था, और 10 लाख रुपये तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ सपने में भी नहीं देखे थे। अर्जुन के पिता रोते हुए रिसेप्शनिस्ट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैडम जी, हम गरीब लोग हैं, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। हम जिंदगी भर आपके अस्पताल में मुफ्त मजदूरी करेंगे, वह गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन उस पत्थर दिल औरत पर इन आंसुओं का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने सुरक्षा गार्ड को इशारा किया कि इन भिखारियों को तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। अर्जुन अपनी बहन के ठंडे पड़ते हाथों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसे लगने लगा था कि अब उसकी प्यारी बहन इस निर्दयी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। उसी समय वहां ड्यूटी पर मौजूद एक वरिष्ठ डॉक्टर भी आ गया। उसने भी वही रटारटाया जवाब दिया कि बिना डिपॉजिट के कोई इलाज संभव नहीं है। यह कोई अनाथालय नहीं है, यह एक बिजनेस है, डॉक्टर ने घमंड से कहा। आयशा ने उस डॉक्टर की आंखों में सीधा देखा और महसूस किया कि इस दुनिया में इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहमियत सिर्फ और सिर्फ कागज के टुकड़ों की रह गई है। यह वही समाज था जिससे वह हमेशा से नफरत करती थी, और आज वह समाज एक मासूम बच्ची की जान लेने पर तुला हुआ था। आयशा ने अर्जुन की तरफ मुड़कर देखा। उसने बिना कुछ कहे अर्जुन के हाथ से वह बेशकीमती हीरे का हार वापस ले लिया। उसने उस हार को पूरी ताकत से रिसेप्शन के उस साफ सुथरे कांच के काउंटर पर दे मारा। हार के वहां गिरते ही उसकी चमक से पूरे कमरे में एक रोशनी सी फैल गई। सभी लोग उस खूबसूरत और करोड़ों की कीमत वाले हार को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए। वह कोई मामूली आभूषण नहीं था, बल्कि कपूर खानदान की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी निशानी थी, जिसे हर कोई अच्छी तरह से पहचानता था। इस हार की कीमत इस पूरे अस्पताल को खरीदने के लिए काफी है। आयशा ने अपनी गरजती हुई आवाज में पूरे अस्पताल को सुनाते हुए कहा, इसे अपने डिपॉजिट के तौर पर रख लो और अभी इसी वक्त इस बच्ची का इलाज शुरू करो। अगर इस बच्ची को एक खरोंच भी आई तो मैं इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और इतना दर्द था कि वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर और नर्सें अब डर से कांपने लगे थे और उन्हें अपनी भयंकर गलती का एहसास हो रहा था। आयशा की उस दहाड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उसने डॉक्टर की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम लोग जिंदगी बचाने की कस्में खाते हो, लेकिन असलियत में तुम सब सिर्फ पैसों के भूखे भेड़िए हो। एक मासूम बच्ची की जिंदगी इस पत्थर के टुकड़े से कम कैसे हो सकती है? तुम सब इंसान कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। आयशा के ये शब्द किसी तीखे तीर की तरह सीधे उन लोगों के दिलों में उतर रहे थे। वहां खड़े कई लोगों की आंखों में अब शर्मिंदगी के आंसू साफ छलकने लगे थे। तभी अस्पताल के मुख्य मेडिकल ऑफिसर सीएमओ वहां भागते हुए आए। उन्होंने उस हार को देखा
और तुरंत आयशा को पहचान लिया। राज कपूर की बेटी को इस हालत में देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टर और नर्सों को फटकार लगाई और मीरा को जल्द से जल्द आईसीयू में ले जाने का सख्त आदेश दिया। सीएमओ ने हाथ जोड़कर आयशा से माफी मांगी और कहा कि बच्ची का इलाज तुरंत शुरू किया जा रहा है। अमीर लोगों के सामने ये सारे नियम और कानून किस तरह पल भर में बदल जाते हैं, यह आज साफ दिख रहा था। नर्सें तुरंत एक स्ट्रेचर लेकर दौड़ीं और मीरा को उस पर लिटाकर तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गईं। अर्जुन और उसके माता पिता मीरा के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। आयशा वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी सारी ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई थी। वह भारी भारी सांसें ले रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने आज जो कुछ भी किया था वह किसी भी आम इंसान के लिए एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम था। उसने इंसानियत को एक नई परिभाषा दी थी। अर्जुन दौड़कर वापस आया और आयशा के पैरों में गिर पड़ा। वह जोर जोर से रो रहा था और बार बार आयशा के पैरों को चूम रहा था। आप कोई इंसान नहीं हो दीदी, आप सच में साक्षात भगवान हो। आपने मेरी बहन को मरने से बचा लिया। मैं आपका यह एहसान अपनी 7 जन्मों तक भी नहीं भूल पाऊंगा। अर्जुन की रुलाई फूट पड़ी थी। उसके माता पिता भी आकर आयशा के सामने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गए। वे उसे एक देवी की तरह मान रहे थे जिसने उनके अंधेरे जीवन में एक चमत्कार कर दिया था। आयशा ने अपने आंसुओं को पोंछा और जल्दी से अर्जुन और उसके माता पिता को फर्श से ऊपर उठाया। उसने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को चूमते हुए कहा, पागल बच्चे, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण सी इंसान हूं। असली भगवान तो वह है जिसने मुझे सही समय पर उस बस में तुम्हारे पास भेज दिया। आयशा को आज पहली बार यह एहसास हो रहा था कि सच्चा प्यार और सच्ची इज्जत क्या होती है। उसने एक झूठी जिंदगी जी थी, लेकिन आज वह सच में जीवित महसूस कर रही थी। अस्पताल की लॉबी में खड़े बाकी सभी अमीर लोग और मरीज यह सारा नजारा बहुत ही खामोशी से देख रहे थे। एक इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की का एक गरीब और कीचड़ से स्ने हुए परिवार के लिए यह निस्वार्थ प्रेम देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई थीं। जिन लोगों ने कुछ देर पहले तक अर्जुन और उसके परिवार को नफरत की नजरों से देखा था, आज वे अपनी उसी सोच पर अंदर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। आज वहां सिर्फ इंसानियत रो रही थी, और वह भी खुशी और पश्चाताप के आंसुओं के साथ। एक बुजुर्ग आदमी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लग रहे थे आगे आए और उन्होंने आयशा के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, तुमने आज हम सभी को यह सिखा दिया है कि असली दौलत बैंक के खातों में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है। तुमने आज जो कुछ भी किया है वह हम जैसे करोड़ों रुपये कमाने वाले लोग भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस बुजुर्ग की आवाज में एक बहुत ही गहरी सच्चाई और सम्मान था जो आयशा के दिल को छू गया। आयशा ने उस बुजुर्ग को एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर अर्जुन का हाथ पकड़कर आईसीयू के बाहर बने वेटिंग रूम की तरफ चल दी। वेटिंग रूम की ठंडी कुर्सियों पर बैठकर वे सब अब डॉक्टर के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अस्पताल की सफेद दीवारों से दवाइयों की तेज गंध आ रही थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और बाहर बारिश का तूफान अभी भी पूरी भयानकता के साथ जारी था, लेकिन उन सभी के दिलों में अब एक शांति और उम्मीद थी जो किसी भी तूफान से बहुत बड़ी थी। अर्जुन अभी भी आयशा के कंधे पर अपना सिर टिकाए हुए बैठा था। उसकी छोटी सी आंखें रोते रोते पूरी तरह से सूज गई थीं और वह थकान से चूर हो चुका था। आयशा ने अपनी गंदी हो चुकी रेशमी साड़ी के पल्लू से अर्जुन का चेहरा पोंछा। उसे यह देखकर बहुत ही हैरानी हो रही थी कि उसे इस बच्चे के मैले कपड़ों और कीचड़ से बिल्कुल भी घिन नहीं आ रही थी। इसके विपरीत उसे इस बच्चे के करीब होने से एक ऐसा सुकून मिल रहा था जो उसे अपने आलीशान बंगले में कभी महसूस नहीं हुआ था।
उस खाली और शांत वेटिंग रूम में बैठकर आयशा अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसने कुछ ही घंटों पहले अपनी सगाई तोड़ दी थी और घर से भाग आई थी। उसका होने वाला पति एक बहुत ही घमंडी और लालची इंसान था, जो सिर्फ उसके पैसों और रुतबे से प्यार करता था। आयशा को उस रिश्ते में घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि वहां प्यार की जगह सिर्फ एक व्यापार था। आज वह उस झूठी दुनिया को छोड़कर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे वह एक लंबी नींद के बाद पहली बार जागी हो। कर्म या नियति का चक्र बहुत ही अजीब होता है। अगर वह उस पार्टी से भागकर उस पुरानी बस में नहीं चढ़ती, तो आज वह अर्जुन से कभी नहीं मिल पाती। अगर वह अर्जुन से नहीं मिलती, तो शायद यह गरीब बच्चा बारिश में सड़क पर ही मर जाता और उसकी बहन भी कभी नहीं बच पाती। आयशा को अब इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि ईश्वर ने उसे किसी खास मकसद से ही चुना था। यह सब कुछ पहले से ही तय था। यह एक ऐसा कर्म था जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था। तभी आईसीयू का भारी दरवाजा धीरे से खुला और वह वरिष्ठ डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह एक बहुत ही गहरी थकान और अजीब सी गंभीरता थी। अर्जुन और उसके माता पिता तुरंत अपनी कुर्सियों से उठकर उस डॉक्टर की तरफ दौड़ पड़े। आयशा भी धड़कते दिल के साथ उनके पीछे पीछे गई। डॉक्टर ने अपना मास्क नीचे किया और एक लंबी सांस ली। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। हमने उसे जरूरी दवाइयां दे दी हैं, लेकिन उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। अगले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर अर्जुन की मां जोर से रोने लगी और जमीन पर बैठ गई। आयशा ने तुरंत उन्हें संभाला और पानी पिलाया। डॉक्टर साहब, पुलिस समर था। डॉक्टर साहब, आप जो भी करना चाहें करें। दुनिया के सबसे अच्छे सर्जन को बुलाएं, दुनिया की सबसे महंगी मशीनें ले आएं, लेकिन मुझे यह बच्ची हर हाल में जिंदा चाहिए। आयशा ने डॉक्टर से कहा। उसकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बहन की तड़प थी। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मैडम। अब सब कुछ भगवान के हाथ में ही है। डॉक्टर वापस आईसीयू के अंदर चला गया। समय जैसे थमसा गया था। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थीं और हर एक सेकंड एक साल के बराबर लग रहा था। आयशा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और दोनों आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। आयशा, जिसने कभी भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं किया था, आज पूरे दिल से उस सर्वोच्च शक्ति को पुकार रही थी। वह अपने सारे पुण्य उस मासूम बच्ची मीरा के जीवन के लिए दान करने को पूरी तरह तैयार थी। अचानक आयशा के फोन की स्क्रीन तेजी से चमकने लगी। स्क्रीन पर उसके पिता राज कपूर का नाम बार बार फ्लैश हो रहा था। उसके पिता, जो इस शहर के सबसे ताकतवर और खूंखार इंसानों में से एक थे, अब उसे ढूंढ रहे थे। आयशा जानती थी कि उसके पिता का गुस्सा कितना भयंकर हो सकता है। सगाई से भागने और एक गरीब परिवार के लिए करोड़ों का हार दांव पर लगाने की खबर उन तक जरूर पहुंच चुकी होगी। एक नए और बहुत बड़े तूफान की शुरुआत बस होने ही वाली थी। लेकिन आयशा को अब कोई डर नहीं था। आयशा के फोन की स्क्रीन लगातार चमक रही थी और राज कपूर का नाम एक खतरे की घंटी की तरह बज रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से उसके पिता की गरजती हुई आवाज आई, तुम इस वक्त कहां हो? आयशा, तुमने आज रात जो तमाशा किया है, उसकी कीमत तुम्हें भारी चुकानी पड़ेगी। मेरा करोड़ों का हार एक भिखारी के लिए गिरवी रख दिया। तुम पागल हो गई हो। पिता का गुस्सा भयंकर था। आयशा ने बिना डरे शांत स्वर में कहा, वह हार बच्ची की जान से कीमती नहीं है। मैं अभी वहां आ रहा हूं और तुम्हें घसीटते हुए वापस लाऊंगा। राज कपूर ने चिल्लाते हुए फोन काट दिया। आयशा ने फोन अपनी जेब में रख लिया। उसने मुड़कर आईसीयू के बड़े शीशे वाली खिड़की से अंदर झांका। अंदर का नजारा सच में डरा देने वाला था। छोटी सी मासूम मीरा अनगिनत तारों और बड़ी बड़ी मशीनों के बीच बेसुध लेटी हुई थी।
उसके मुंह पर ऑक्सीजन का भारी मास्क लगा हुआ था। मॉनिटर पर चलती हुई हरी रेखाएं ही उसके जीवित होने का एकमात्र सबूत थीं। डॉक्टरों की टीम तेजी से काम कर रही थी। अर्जुन भी धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास आ गया और अपनी बहन को उस हालत में देखकर सुबकने लगा। उसके छोटे और कमजोर हाथ शीशे पर टिके हुए थे, मानो वह शीशे को पार करके अपनी बहन तक पहुंचना चाहता हो। दीदी, क्या मेरी मीरा फिर से मेरे साथ खेल पाएगी? वह बहुत दर्द में लग रही है। अर्जुन ने अपनी कांपती हुई आवाज में आयशा से पूछा। आयशा ने उसे अपने करीब खींचा और उसके सिर को चूमते हुए दिलासा दिया। वह एक बहुत बहादुर बच्ची है, वह जरूर ठीक हो जाएगी। पास ही फर्श पर अर्जुन के बूढ़े और थके हुए माता पिता हाथ जोड़कर बैठे थे। वे दोनों लगातार अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। फोर्टिस अस्पताल के उस आलीशान और चमचमाते हुए वेटिंग रूम में उनके फटे पुराने और कीचड़ से सने हुए कपड़े एक बहुत ही अजीब सा दृश्य बना रहे थे। वहां से गुजरने वाले कुछ अमीर लोग उन्हें बहुत ही घृणा और नफरत की नजरों से देख रहे थे, लेकिन आयशा को अब इन लोगों की खोखली सोच से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस प्रार्थना कर रही थी। अचानक आईसीयू के अंदर से कुछ मशीनों की बहुत तेज और डरावनी आवाजें आने लगीं। मॉनिटर पर जो हरी रेखाएं धीरे धीरे चल रही थीं, वे अब एकदम से तेज हो गई थीं और फिर सीधी रेखा में बदलने लगी थीं। बाहर वेटिंग रूम में बैठे सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। 3-4 और डॉक्टर और नर्सें बहुत तेजी से भागते हुए आईसीयू के अंदर घुस गए और दरवाजा अंदर से जोर से बंद कर लिया। अर्जुन की मां यह देखकर वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मौत कमरे में नाच रही थी। आयशा ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर अर्जुन की बेहोश मां के चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे। वह लगातार उनके हाथ पैर मल रही थी ताकि उन्हें होश आ सके। दूसरी तरफ अर्जुन के बूढ़े पिता अब पूरी तरह से टूट चुके थे और अपना सिर दीवार पर मार मार कर जोर जोर से रो रहे थे। अर्जुन तो जैसे डर के मारे पत्थर का बन गया था। उसकी आंखों से आंसू तो गिर रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आयशा का अपना दिल भी घबराहट से कांप रहा था। कांच की उस पारदर्शी खिड़की के पीछे डॉक्टरों ने अब मीरा की छाती पर एक मशीन से बिजली के तेज झटके देना शुरू कर दिया था। हर झटके के साथ उस छोटी सी बच्ची का बेजान शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उछल जाता था। यह दृश्य इतना भयानक और दिल दहला देने वाला था कि आयशा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसे समझ आ रहा था कि मौत किसी अमीर या गरीब को देखकर नहीं आती। जिंदगी की असली जंग के सामने दुनिया की सारी दौलत बिल्कुल बेकार और मिट्टी के समान है। लगभग 10 मिनट तक चलने वाला यह भयानक मौत का तांडव अंततः शांत हुआ। मॉनिटर की वह खतरनाक और डराने वाली सीधी लाल रेखा अब धीरे धीरे वापस हरी और ऊपर नीचे चलने वाली रेखाओं में बदल गई। अंदर मौजूद डॉक्टरों ने राहत की एक बहुत ही लंबी सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछना शुरू किया। मीरा की सांसें वापस आ गई थीं और उसका दिल फिर से धड़कने लगा था। चमत्कार सच में हो गया था। आयशा ने राहत से अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने दौड़कर आयशा को बहुत ही कसकर गले लगा लिया। वह खुशी और राहत के आंसुओं से रो रहा था। उसकी मां को भी अब धीरे धीरे होश आ गया था। जब उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची खतरे से पूरी तरह बाहर आ चुकी है, तो वे दोनों पति पत्नी फिर से आयशा के पैरों में गिर पड़े। कुछ ही देर बाद मुख्य डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे पर अब एक सुकून भरी और हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने आयशा को बताया कि बच्ची अब पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन मैडम, खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है, डॉक्टर ने थोड़ा गंभीर होकर आगे कहा। मीरा के दिल का एक वाल्व बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और उसे तुरंत बदलने की जरूरत है। हमें कल सुबह ही उसकी एक बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर यह सर्जरी नहीं हुई तो वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। अर्जुन के माता पिता फिर से घबरा गए, लेकिन आयशा ने उन्हें शांत किया। आप कल की सर्जरी की पूरी तैयारी कीजिए डॉक्टर साहब, मैं यहीं खड़ी रहूंगी।
डॉक्टर ने सहमति में अपना सिर हिलाया और वहां से चले गए। अब रात बहुत ज्यादा गहरी और शांत हो चुकी थी। अस्पताल के लंबे कॉरिडोर्स में अब सिर्फ मशीनों की हल्की आवाजें ही गूंज रही थीं। आयशा थकान से चूर होकर एक ठंडी कुर्सी पर बैठ गई। उसने आज रात बहुत कुछ सहा था और उसे तेज भूख लग रही थी। तभी छोटा अर्जुन कहीं से दौड़कर वापस आया और उसने आयशा के हाथों में एक कागज में लिपटा हुआ गरम समोसा रख दिया। उसने यह समोसा बाहर से खरीदा था। आयशा ने उस मामूली से समोसे को देखा और उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने 5 स्टार होटलों में दुनिया का सबसे महंगा खाना खाया था, लेकिन इस बच्चे का प्यार भरा तोहफा उन सभी से ज्यादा कीमती था। उसने समोसे को आधा तोड़ा और एक हिस्सा खुद खाकर दूसरा हिस्सा अर्जुन के मुंह में प्यार से डाल दिया। वह साधारण सा समोसा उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना लग रहा था। अमीर और गरीब के बीच की खाई आज प्यार ने भर दी थी। धीरे धीरे रात का भयंकर अंधेरा छंटने लगा और बाहर आसमान में सुबह की हल्की लाल रोशनी दिखाई देने लगी। अस्पताल के कर्मचारियों ने मीरा की सर्जरी के लिए अपनी सारी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी थीं। सब कुछ बहुत ही शांति से और सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अस्पताल के मुख्य गेट पर एक बहुत ही भयानक हलचल मच गई। एक के बाद एक कई चमचमाती हुई काली लग्जरी गाड़ियां अस्पताल के गेट पर आकर तेजी से रुकीं। उन महंगी गाड़ियों को देखकर सुरक्षा गार्ड डर से सावधान हो गए। सबसे आगे वाली गाड़ी का भारी दरवाजा खुला और उसमें से राज कपूर बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक गुस्सा था जो किसी को भी पल भर में जलाकर भस्म कर सकता था। उनके साथ बहुत सारे हट्टे कट्टे और हथियारबंद अंगरक्षक भी थे। राज कपूर अपने घमंड और अकड़ के साथ अस्पताल के अंदर ऐसे घुसे जैसे वह किसी दुश्मन के किले पर हमला करने आए हों। उनकी जूतों की भारी आवाज से दहशत फैल गई। आयशा ने इस तूफान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। राज कपूर और उनके खतरनाक आदमियों को देखकर अर्जुन और उसके गरीब माता पिता बुरी तरह से कांपने लगे। उन्हें लग रहा था कि यह कोई बहुत बड़ा माफिया है जो उन्हें जान से मारने आया है। अर्जुन डर के मारे आयशा के पीछे छुप गया। आयशा ने बिना किसी डर के अपनी ढाल की तरह उन गरीब लोगों के सामने खुद को खड़ा कर लिया। वह जानती थी कि उसके पिता किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब एक तरफ अहंकार था और दूसरी तरफ बहुत मजबूत इंसानियत थी। अस्पताल के मुख्य डॉक्टर और सीएमओ उन्हें रोकने के लिए आगे आए, लेकिन राज कपूर के अंगरक्षकों ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से धक्का देकर किनारे कर दिया। राज कपूर अब बिल्कुल आयशा के सामने आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने आयशा के मैले और कीचड़ से सने हुए रेशमी कपड़ों को बहुत ही गहरी नफरत से देखा। उनके लिए उनकी बेटी का इस तरह सड़क के भिखारियों के साथ खड़ा होना किसी बहुत बड़े पाप से कम नहीं था। पूरे कमरे में मौत जैसी भयंकर शांति छा गई थी। यह सब क्या बेहूदगी है? आयशा, तुमने मेरे सम्मान को इन गटर के कीड़ों के सामने मिट्टी में मिला दिया है। राज कपूर बहुत ही जोर से दहाड़े। उनकी आवाज से अर्जुन के माता पिता डर से कांप कर रोने लगे। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी सगाई टूटने से हमारा कितना बड़ा व्यापारिक नुकसान हुआ है? और तुम यहां इन भिखारी बस्ती वालों के लिए हमारा करोड़ों का हार लुटा रही हो। ये लोग सिर्फ तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मेरे साथ घर चलो। राज कपूर ने आयशा का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। आयशा ने बहुत ही झटके से अपना हाथ अपने पिता की मजबूत पकड़ से छुड़ा लिया। इन लोगों को कुछ भी मत कहिए पिताजी, ये गटर के कीड़े नहीं हैं, बल्कि ये आपसे और आपके उन सभी अमीर दोस्तों से कहीं ज्यादा बेहतर इंसान है। आयशा ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, मैं आपके साथ उस घुटन भरे घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जब तक इस बच्ची की सर्जरी पूरी नहीं हो जाती और वह सुरक्षित नहीं हो जाती। मैं यहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। अपनी बेटी की यह बगावत देखकर राज कपूर का अहंकार पूरी तरह से कुचला गया था। उन्होंने गुस्से से पागल होकर अपने अंगरक्षकों को सख्त इशारा किया।
इस पागल लड़की को घसीटते हुए गाड़ी में डालो और इस भिखारी परिवार को अभी इसी वक्त अस्पताल से बाहर फेंक दो। राज कपूर ने खूंखार तरीके से चिल्लाते हुए आदेश दिया। अंगरक्षक तुरंत आयशा और अर्जुन के परिवार की तरफ आक्रामक होकर बढ़ने लगे। अस्पताल का वह शांत वेटिंग रूम अब एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान में पूरी तरह से तब्दील होने वाला था। आयशा ने देखा कि अंगरक्षक अर्जुन के माता पिता को बेरहमी से खींच रहे हैं। बिना एक पल सोचे आयशा ने पास ही रखी एक मेडिकल ट्रॉली से एक धारदार सर्जिकल कैंची उठा ली और उसे अपनी ही गर्दन पर मजबूती से रख लिया। अगर किसी ने भी इन लोगों को एक उंगली भी लगाने की कोशिश की तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। आयशा की आवाज में पागलपन था जिसने राज कपूर और उनके सारे गुंडों को वहीं जमा दिया। एक बेटी अपने पिता के अहंकार के खिलाफ चट्टान बन गई थी। राज कपूर अपनी ही बेटी के इस भयानक रूप को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बेटी उनके इशारों पर नाचती थी वह आज एक भिखारी परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगी। अंगरक्षक डर के मारे पीछे हट गए क्योंकि वे अपने मालिक की बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। आईसीयू के अंदर मीरा की सर्जरी का समय हो चुका था और बाहर आयशा ने अपने परिवार के साथ धर्म युद्ध की शुरुआत कर दी थी। राज कपूर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उन्होंने अपनी ही बेटी को इस तरह बगावत करते हुए कभी नहीं देखा था। आयशा के हाथ में कैंची देखकर उनका अहंकार पल भर के लिए डर में बदल गया था, लेकिन उनका वह डर जल्द ही एक भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने आगे बढ़कर आयशा के हाथ से कैंची छीनने की कोशिश की, लेकिन आयशा पीछे हट गई। अस्पताल का पूरा स्टाफ और वहां मौजूद लोग इस भयानक ड्रामे को स्तब्ध होकर देख रहे थे। राज कपूर को लगा कि उनकी इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। तुम इस तमाशे से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, आयशा, राज कपूर ने दांत पीसते हुए कहा। उन्होंने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया और आयशा के गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा झड़ दिया। उस तमाचे की गूंज से पूरा कॉरिडोर सन्न रह गया। आयशा का सिर झटके से पीछे की तरफ मुड़ गया और उसके होंठ से खून की एक पतली धार बहने लगी। अर्जुन और उसके माता पिता डर के मारे जोर से चीख पड़े। अर्जुन रोता हुआ आयशा की तरफ दौड़ा और उसे सहारा देने लगा। यह तमाचा सिर्फ गाल पर नहीं बल्कि आयशा की आत्मा पर लगा था। तमाचा खाने के बाद भी आयशा के चेहरे पर कोई भी पछतावा या दर्द नहीं था। वह बहुत ही शांत और स्थिर खड़ी रही। उसने अपने होंठ से बहते हुए खून को अपने हाथ से पोंछा और अपने पिता की आंखों में सीधे देखते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आपके इस थप्पड़ ने आज वह आखिरी धागा भी तोड़ दिया है जो मुझे आपसे और आपके उस घिनौने समाज से जोड़ता था। आज मैं समझ गई हूं कि आप लोग बाहर से जितने अमीर हैं, अंदर से उतने ही ज्यादा गरीब और खोखले हैं। आयशा की आवाज अब बिल्कुल नहीं कांप रही थी। राज कपूर का चेहरा अपमान से काला पड़ गया था। तुम इन सड़क छाप भिखारियों के लिए अपने पिता का, अपने परिवार का अपमान कर रही हो? क्या यही संस्कार दिए थे? मैंने तुम्हें, यह तुम्हारी बेवकूफी है जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। राज कपूर ने अर्जुन के पिता की तरफ घृणा से इशारा करते हुए कहा। अर्जुन के पिता हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे कि वे लोग अभी चले जाएंगे, बस आयशा को कोई सजा न मिले। लेकिन आयशा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वापस अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। वह अब किसी से नहीं डरने वाली थी। आयशा ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसने अपने हाथों से अपनी कलाई पर बंधी हुई हीरे की महंगी चूड़ियां और उंगलियों से सोने की अंगूठियां उतारना शुरू कर दिया। उसने अपने कानों से कीमती झुमके भी नोच कर निकाल दिए, जिससे उसके कानों से खून बहने लगा। वह ये सारे बेशकीमती जेवर एक एक करके अपने पिता के पैरों के पास फर्श पर फेंकती जा रही थी। राज कपूर और उनके आदमी इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आयशा आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। ये लीजिए पिताजी, ये रहा आपका वह सारा घमंड जिसे आप दौलत कहते हैं,
मुझे आपकी इस झूठी और खून से सनी हुई दौलत का एक भी हिस्सा नहीं चाहिए। मैं आज इसी वक्त आपकी सारी संपत्ति, आपके उस आलीशान महल और कपूर खानदान के नाम को हमेशा के लिए ठोकर मारती हूं। आज से मेरा आपसे और आपकी इस नीच दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं है। अब आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आयशा के शब्द किसी बम की तरह पूरे अस्पताल में फूट रहे थे। उसने अपना पूरा अस्तित्व ही एक झटके में हमेशा के लिए बदल दिया था। राज कपूर अविश्वास से अपनी बेटी को देख रहे थे। वह लड़की जो कल तक महंगे ब्रांड्स के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी, आज कीचड़ में स्नेक कपड़ों में और बिना किसी जेवर के दुनिया की सबसे ताकतवर महिला लग रही थी। तुम बाद में बहुत पछताओगी आयशा। जब तुम्हें सड़क पर भूखे मरना पड़ेगा, तब तुम्हें मेरी अहमियत समझ में आएगी। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। राज कपूर ने अपनी आखिरी धमकी दी। उन्हें यकीन था कि गरीबी के डर से आयशा हार मान लेगी और उनके सामने घुटने टेक कर रोने लगेगी। आयशा ने एक बहुत ही शांत और मधुर मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन आपके उस महल की घुटन में अब एक पल भी सांस नहीं लूंगी। और रही बात पैसों की, तो इंसानियत की कीमत आप जैसे व्यापारी कभी नहीं समझ पाएंगे। अब आप यहां से जा सकते हैं, क्योंकि मेरी बहन की सर्जरी शुरू होने वाली है और मुझे उसके पास रहना है। उसने अर्जुन को गले से लगा लिया। राज कपूर समझ गए कि अब उनकी कोई भी ताकत इस लड़की को वापस नहीं ला सकती। वे गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। राज कपूर के जाते ही अस्पताल का माहौल एकदम से शांत हो गया। आयशा के होंठ और कान से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य शांति थी। अर्जुन की मां ने अपने फटे हुए पल्लू से आयशा का खून पोंछा और उसे अपनी बेटी की तरह चूम लिया। तुमने हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया दीदी। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। वह रोते हुए बोली। आयशा को आज पहली बार सच्चे परिवार का प्यार महसूस हो रहा था। यह वह प्यार था जिसे कोई भी दौलत कभी नहीं खरीद सकती थी। तभी नर्स ने बाहर आकर सूचना दी कि डॉक्टर सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीरा को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाने लगा। आयशा और अर्जुन का पूरा परिवार मीरा के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक गए। आयशा ने मीरा के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा मीरा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तुम मुझे निराश नहीं करोगी, आयशा ने फुसफुसाते हुए कहा। मीरा ने बेहोशी की हालत में भी हल्का सा अपनी आंखें खोली और आयशा को देखकर मुस्कुरा दी। ऑपरेशन थिएटर का भारी दरवाजा बंद हो गया और उसके ऊपर लगी हुई लाल बत्ती जल उठी। यह लाल बत्ती इस बात का संकेत थी कि अंदर जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत ही भयानक और लंबी जंग शुरू हो चुकी है। आयशा और अर्जुन के माता पिता वहीं फर्श पर बैठ गए। अर्जुन ने अपना सिर आयशा की गोद में रख दिया और धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। आयशा उसके बालों को सहलाते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अब सिर्फ एक चमत्कार की जरूरत थी। समय जैसे रेंगने लगा था। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी और सुबह की सुनहरी धूप अस्पताल की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। यह धूप एक नई शुरुआत का प्रतीक लग रही थी। आयशा को अब अपने पिता या उस आलीशान जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि अंदर उस छोटी सी बच्ची का क्या हो रहा होगा। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेसब्री से किसी चीज का इंतजार नहीं किया था। उसका मन बार बार उस बंद दरवाजे के पीछे चल रही सर्जिकल चाकुओं की दुनिया में भटक रहा था। 5 घंटे बीत चुके थे। यह 5 घंटे 5 जन्मों के बराबर लग रहे थे। अचानक ऑपरेशन थिएटर की वह लाल बत्ती बुझ गई। अर्जुन के माता पिता तुरंत खड़े हो गए। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोते हुए अर्जुन को धीरे से जगाया। वे सभी उस दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। दरवाजा धीरे से खुला और वही मुख्य सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी
और उनके हरे रंग के सर्जिकल कपड़ों पर खून के हल्के निशान थे। आयशा ने अपनी सांस रोक ली और डॉक्टर के कुछ भी बोलने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर ने अपना मास्क नीचे किया और उनके चेहरे पर एक बहुत ही थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान थी। आपकी प्रार्थनाएं रंग लाएं, आयशा जी। सर्जरी पूरी तरह से सफल रही है। मीरा का दिल अब बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। वह खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने जैसे ही ये शब्द कहे, पूरे कॉरिडोर में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन की मां खुशी के मारे बेहोश होते होते बची और उसके पिता जमीन पर सिर रखकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन को खुशी से हवा में उछाल दिया। यह जीत सिर्फ एक सर्जरी की नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत की जीत थी। आयशा ने समाज की सारी बेड़ियों और अपने पिता के घमंड को तोड़कर एक मासूम जिंदगी को बचाया था। उसने साबित कर दिया था कि प्यार और करुणा दुनिया की किसी भी दौलत से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। आयशा अब एक नई इंसान बन चुकी थी। एक ऐसी इंसान जिसने अपना महल छोड़कर एक झोपड़ी के लोगों के दिलों में अपना असली घर बना लिया था। अब उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी, जिसमें सच्चाई, प्रेम और कर्म का बहुत गहरा महत्व होने वाला था। कुछ देर बाद नर्सों ने मीरा को होश आने पर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आयशा और अर्जुन का परिवार उससे मिलने आने गए। मीरा ने आंखें खोलीं तो सबसे पहले आयशा को देखा। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और आयशा की उंगली पकड़ ली। यह स्पर्श इतना कोमल और पवित्र था कि आयशा को लगा जैसे उसे दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी शांति और पूर्णता महसूस नहीं की थी। यह वह पल था जब इंसानियत सच में मुस्कुरा रही थी और सारे दुख पीछे छूट गए थे। अस्पताल के बाहर मुंबई की सुबह बहुत ही साफ और खूबसूरत लग रही थी। बारिश के बाद आसमान नीला हो गया था और पक्षी चहचहा रहे थे। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। उसका भविष्य अब पूरी तरह से अनिश्चित था। उसके पास न तो घर था, न ही पैसे और न ही कोई सुख सुविधा, लेकिन उसके पास एक ऐसा परिवार था जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। कर्म का यह चक्र अब एक नई दिशा में घूमने वाला था, जिसकी उसे खुद भी कोई भनक नहीं थी। आगे एक लंबा सफर था। अर्जुन ने आयशा का हाथ पकड़ा और मासूमियत से पूछा, दीदी, अब आप कहाँ जाओगी? आपके पिताजी ने तो आपको घर से निकाल दिया है। आयशा ने अर्जुन की आंखों में देखा और मुस्कुराई। मेरा असली घर अब तुम लोगों के पास है। अर्जुन, मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारी बस्ती में ही रहूंगी। क्या तुम मुझे अपने छोटे से घर में जगह दोगे? यह सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसके माता पिता भी भावुक हो गए। एक करोड़पति लड़की अब धारावी की झोपड़ियों में रहने का फैसला कर चुकी थी। यह एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम था। अस्पताल का प्रशासन भी आयशा के इस बलिदान को देखकर नतमस्तक हो गया था। उस हीरे के हार की वजह से मीरा के इलाज का सारा खर्च आसानी से निकल गया था और अभी भी बहुत सारे पैसे बचे हुए थे। अस्पताल के प्रबंधन ने फैसला किया कि बचे हुए पैसों से वे एक ऐसा फंड बनाएंगे जो गरीब बच्चों के इलाज में काम आएगा। आयशा ने इस फैसले का स्वागत किया। उसने उस हार को हमेशा के लिए एक नेक काम में दान कर दिया। उस निर्जीव पत्थर ने आज अनगिनत मासूम जिंदगियों को बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बना लिया था। अगले कुछ दिनों तक आयशा और वह गरीब परिवार अस्पताल में ही रहे। मीरा की हालत में तेजी से सुधार हो रहा था। आयशा ने अस्पताल के फर्श पर सोना और रूखा सूखा खाना सीख लिया था। उसे इन सब में कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। इसके विपरीत वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा आजाद और खुश महसूस कर रही थी। राज कपूर ने इन दिनों में एक बार भी अपनी बेटी की खोज खबर नहीं ली। उनका अहंकार उनके प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन आयशा को अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक हफ्ते के बाद मीरा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अब बिल्कुल ठीक थी और अपने पैरों पर चल सकती थी।
अर्जुन, उसके माता पिता मीरा और आयशा ने एक साथ अस्पताल के दरवाजे से बाहर कदम रखा। बाहर की दुनिया में उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे का साथ और सच्चा प्यार था। आयशा ने अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और एक बिल्कुल नए और अनजान रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए थे। कर्म का यह खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस एक शुरुआत थी। अस्पताल से बाहर आने के बाद आयशा ने धारावी की झोपड़ी में अपना नया जीवन शुरू किया। जो जगह कभी उसे गंदी लगती थी, अब उसका असली घर बन चुकी थी। अर्जुन की मां ने उसे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार दिया। आयशा ने बस्ती के जीवन को खुशी खुशी अपना लिया। वह रोज सुबह पानी भरती और घर के काम करती। रेशमी साड़ियों की जगह अब उसने मामूली सूती कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। इस साधारण जीवन में उसे जो शांति और सुकून मिल रहा था, वह उसे अपने पिता के करोड़ों के महल में कभी भी महसूस नहीं हुआ था। अब वह सच में बहुत खुश थी। मीरा की सेहत में अब बहुत ही तेजी से सुधार हो रहा था। वह फिर से अर्जुन के साथ बस्ती की तंग गलियों में खेलने लगी थी। आयशा ने अपना समय बस्ती के गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगाना शुरू कर दिया। उसने झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी जगह साफ की और वहां बच्चों को अक्षर ज्ञान देने लगी। उन गरीब बच्चों की आंखों में सीखने की जो चमक थी, वह आयशा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। उसे असली खुशी दूसरों के लिए निस्वार्थ काम करने में मिलने लगी थी। दूसरी तरफ नियति अपना बहुत ही भयानक खेल खेलने की पूरी तैयारी कर रही थी। कर्म का चक्र कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वह इंसान कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों न हो। राज कपूर ने अपनी बेटी को घर से निकालकर जो घमंड दिखाया था, उसका फल उन्हें अब बहुत ही जल्दी मिलने वाला था। उनके उस भयंकर अहंकार ने न सिर्फ उनकी इकलौती बेटी को उनसे दूर कर दिया था, बल्कि उनके व्यापारिक साझेदारों को भी पूरी तरह से नाराज कर दिया था। कपूर खानदान की नींव अब हिलने लगी थी। शेयर बाजार में एक अचानक आए बहुत बड़े तूफान ने राज कपूर की पूरी कंपनी को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। जिन विदेशी निवेशकों पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने अचानक अपना सारा पैसा वापस निकाल लिया। कंपनी के शेयर रातों रात मिट्टी के भाव गिरने लगे और उन पर करोड़ों रुपए का भारी कर्ज चढ़ गया। जो व्यापारी कल तक राज कपूर के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज वे सभी उन्हें पहचानने से भी साफ इनकार कर रहे थे। दौलत का घमंड अब तेजी से ढह रहा था। कर्जदारों के लगातार बढ़ते हुए भारी दबाव और अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को डूबते हुए देखकर राज कपूर यह गहरा सदमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक रात अपने आलीशान और खाली पड़े दफ्तर में अकेले बैठे हुए उन्हें अचानक सीने में बहुत तेज और जानलेवा दर्द महसूस हुआ। यह एक बहुत ही गंभीर दिल का दौरा था। उनके सारे नौकर और अंगरक्षक उन्हें छोड़कर पहले ही भाग चुके थे। करोड़ों की संपत्ति का वह मालिक फर्श पर अकेले बुरी तरह तड़प रहा था। बहुत देर बाद जब एक सफाई कर्मचारी ने उन्हें देखा, तो एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें उसी फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया। यह नियति का एक बहुत ही अजीब और कड़वा मजाक था। जिस अस्पताल में राज कपूर ने अपने अहंकार में एक गरीब परिवार को बाहर निकालने की कोशिश की थी, आज वे खुद उसी जगह बेबस पड़े थे। उनके कमरे में कोई भी रिश्तेदार या दोस्त उनसे मिलने नहीं आया। दौलत के भूखे लोगों ने उनके बीमार होते ही पूरी तरह से अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ लिया था। जब यह खबर धारावी की बस्ती तक पहुंची, तो आयशा पूरी तरह से सुन्न रह गई। चाहे उसके पिता ने उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न किया हो, लेकिन खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता है। आयशा के मन में अपने पिता की हालत सुनकर एक गहरी पीड़ा उठने लगी। उसने अपने पिता की जान बचाने के लिए वही बेचैनी महसूस की जो उसने मीरा के लिए महसूस की थी। अर्जुन और उसके परिवार ने भी कड़वाहट भुलाकर आयशा को जाने के लिए प्रोत्साहित किया। आयशा तुरंत उसी फोर्टिस अस्पताल की तरफ भागी। जब वह अपने पिता के कमरे में दाखिल हुई, तो वह राज कपूर को देखकर हैरान रह गई। वह ताकतवर इंसान
जो कभी अपनी एक दहाड़ से पूरे शहर को डरा देता था, आज मशीनों के सहारे बहुत कमजोर और लाचार लेटा हुआ था। उनका आधा शरीर लकवे का शिकार हो चुका था और वे बोल भी नहीं पा रहे थे। आयशा को देखकर राज कपूर की आंखों से पश्चाताप के मोटे मोटे आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी भयंकर गलती का पूरा एहसास हो चुका था। आयशा ने आगे बढ़कर अपने पिता का कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने बिना कुछ कहे उनके सारे आंसू पोंछ दिए। इस खामोशी में एक बहुत बड़ी क्षमा छुपी हुई थी। आयशा के मन में अब कोई भी क्रोध या नफरत बाकी नहीं थी, क्योंकि बस्ती के उस साधारण जीवन ने उसे माफ करना और निस्वार्थ प्रेम करना बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था। उसने अपने पिता के माथे को चूमा और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह सच्चा प्यार उनके लिए सबसे अनमोल था। राज कपूर की हालत में सुधार तो हो रहा था, लेकिन उनके इलाज का खर्च उठाना अब आयशा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। उनकी सारी संपत्तियां कर्जदारों ने कुर्क कर ली थीं और बैंक खाते पूरी तरह से सील हो चुके थे। जिस इंसान के पास कल तक अरबों रुपये थे, आज उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन तभी अर्जुन के गरीब माता पिता ने अपनी जीवन भर की छोटी सी जमा पूंजी आयशा के हाथों में रख दी। उन्होंने कहा कि परिवार में साथ नहीं छोड़ते। आयशा यह सब देखकर बहुत ही भावुक हो उठी। जिन लोगों को उसके पिता ने गटर के कीड़े कहा था, आज वही लोग उनकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। आयशा ने महसूस किया कि दुनिया की असली गरीबी पैसों की कमी नहीं, बल्कि दिल में इंसानियत और प्यार की कमी होना है। राज कपूर बिस्तर पर लेटे हुए यह सब सुन और देख रहे थे और वे फूट फूट कर रोने लगे। उनका जीवन भर का सारा अहंकार आंसुओं में पूरी तरह बह गया था। कई महीनों के लंबे इलाज के बाद राज कपूर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन अब वे वह राज कपूर नहीं थे जो अपनी दौलत का रौब झाड़ते थे। वे पूरी तरह से एक बदले हुए और शांत इंसान बन चुके थे। आयशा उन्हें लेकर धारावी की उसी बस्ती में आ गई। अर्जुन के परिवार ने उन्हें बहुत सम्मान के साथ अपने छोटे से घर में जगह दी। राज कपूर के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। सोने के चम्मच से खाने वाले अब फर्श पर बैठकर खा रहे थे। धीरे धीरे राज कपूर ने बस्ती के उस साधारण जीवन में एक अनोखी और सच्ची शांति खोज ली। वे सारा दिन बस्ती के छोटे बच्चों के साथ खेलते और उन्हें कहानियां सुनाते। अर्जुन और मीरा उन्हें अपने सगे दादा की तरह बहुत प्यार करते थे। राज कपूर को अब समझ आ गया था कि जिंदगी की असली सुंदरता महंगे महलों में नहीं, बल्कि अपनों के निस्वार्थ प्यार में होती है। उन्होंने आयशा से अपने पुराने कठोर बर्ताव के लिए कई बार माफी मांगी। आयशा ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। आयशा ने अब बस्ती में ही एक छोटी सी स्कूल और अनाथालय खोलने का बहुत ही दृढ़ संकल्प ले लिया था। वह जानती थी कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इन गरीब बच्चों को गरीबी के इस दुष्चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। उसने अर्जुन की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अर्जुन बहुत ही होशियार और मेहनती बच्चा था। वह भी बड़ा होकर एक डॉक्टर बनने का सपना देखने लगा था, ताकि वह भी लोगों की जान बचा सके जैसे आयशा ने किया। कर्म का यह चक्र अब पूरी तरह से एक नए और सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ चुका था। नफरत की जगह अब प्यार ने ले ली थी और घमंड की जगह इंसानियत ने अपना घर बना लिया था। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। बस्ती की वह छोटी सी दुनिया अब आयशा और उसके पिता के लिए स्वर्ग बन चुकी थी। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नए संघर्ष के साथ शुरू होता था, लेकिन उनके चेहरों की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। यह सुनहरे भविष्य की नींव थी। आज आयशा जब भी उस पुरानी बस और बारिश की उस भयंकर रात को याद करती है, तो उसकी आंखें कृतज्ञता से छलक उठती हैं। अगर उस दिन वह बस में नहीं चढ़ती, तो वह कभी भी इस सच्ची और खूबसूरत जिंदगी को नहीं खोज पाती। वह अक्सर सोचती है कि उस दिन अर्जुन का थैला फटना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वह भगवान की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था।
उसी घटना ने इंसानियत को फिर से जीवित कर दिया था और सबको एक धागे में बांध दिया था। आने वाले वर्षों ने इस बात को और भी मजबूती से साबित कर दिया कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अर्जुन अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था। आयशा और उसके पिता का वह अटूट विश्वास अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन गया था। बस्ती के लोगों ने मिलकर आयशा के उस अनाथालय के सपने को पूरा करने में जान लगा दी। अब इंतजार था इस बीज के एक विशाल पेड़ बनने का। मीरा के साथ बिताया गया समय राज कपूर के लिए किसी बहुत ही शक्तिशाली औषधि की तरह काम कर रहा था। वह छोटी बच्ची जब अपनी तोतली जुबान में उन्हें दादू कहकर बुलाती तो उनके सीने का सारा दर्द जैसे छूमंतर हो जाता था। वह अक्सर उसे अपनी उंगली पकड़कर बस्ती की कच्ची सड़कों पर घुमाने ले जाते। बस्ती के लोग जो पहले उनसे नफरत करते थे अब उनकी इस बदली हुई और कोमल छवि को देखकर बहुत हैरान थे। एक समय जो इंसान गरीबों को अपने पैरों की धूल समझता था आज वही उनके बीच एक आम इंसान बनकर खुशी खुशी जी रहा था। आयशा ने अपने अनाथालय के लिए सरकारी दफ्तरों के बहुत सारे चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। पहले जो अफसर उसके पिता के नाम से ही डरकर सारे काम तुरंत कर देते थे अब वे उसे एक आम नागरिक की तरह घंटों तक लाइनों में खड़ा रखते थे। लेकिन आयशा के अंदर अब कोई भी अहंकार या जल्दबाजी नहीं बची थी। वह बहुत ही धैर्य और शांति के साथ सारे नियम और कानूनों का पालन कर रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि एक आम और गरीब इंसान की जिंदगी में हर दिन कितने सारे संघर्ष और मुश्किलें छुपी होती है। अर्जुन की मेहनत भी रंग ला रही थी। उसने बस्ती के सरकारी स्कूल में अपनी पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके सभी को बहुत हैरान कर दिया था। जब वह अपना रिजल्ट लेकर दौड़ता हुआ आयशा और राज कपूर के पास आया तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू छलक उठे थे। राज कपूर ने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया और कहा कि वह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अर्जुन ने भी उनसे यह पक्का वादा किया कि वह डॉक्टर बनकर सबसे पहले बस्ती के लोगों का ही मुफ्त में अच्छा इलाज करेगा और सबकी जान बचाएगा। यह सब देखकर आयशा को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि नियति का यह खेल बहुत ही ज्यादा अद्भुत और न्यायपूर्ण है। जिस दौलत ने उसके परिवार को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था उसी दौलत के छिन जाने के बाद उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा खजाना मिल गया था। कर्म का यह सिद्धांत ही सबसे बड़ा सत्य है। जो हम बोते हैं अंत में हमें वही काटना पड़ता है। अब उनके इस नए जीवन में केवल प्रेम करुणा और सेवा की ही फसल लहलहाने वाली थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनने वाली थी। समय के पंख बहुत तेजी से फड़फड़ाते हैं और देखते ही देखते 15 साल का लंबा समय बीत गया। मुंबई शहर की रफ्तार और सूरत में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे लेकिन धारावी की उस बस्ती में इंसानियत का जो बीज बोया गया था वह अब एक विशाल और छायादार पेड़ बन चुका था। आयशा द्वारा शुरू किया गया वह छोटा सा अनाथालय अब मीरा आश्रम के नाम से पूरे शहर में जाना जाता था। इस आश्रम ने सैकड़ों गरीब बच्चों को नया जीवन अच्छी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य देकर समाज में एक मिसाल कायम की थी। आयशा अब 39 साल की एक बेहद शांत और परिपक्व महिला बन चुकी थी। उसके चेहरे पर अब किसी महंगे मेकअप की चमक नहीं थी बल्कि निस्वार्थ सेवा और सच्चे प्रेम का एक अलौकिक तेज था। वह सादे सूती कपड़े पहनती थी और उसका पूरा दिन बच्चों को पढ़ाने और आश्रम की देखभाल करने में ही बीतता था। राज कपूर भी अब काफी बूढ़े हो चुके थे। उनके बालों में पूरी तरह से सफेदी आ चुकी थी और शरीर बहुत कमजोर हो गया था लेकिन उनकी आंखों में अब एक सच्ची शांति और संतोष साफ झलकता था। बस्ती के लोग आयशा और उसके पिता को अपने परिवार का सबसे अहम हिस्सा मानते थे। अर्जुन के माता पिता का कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण शांति से देहांत हो गया था। तब से आयशा ने ही अर्जुन और मीरा को अपने सगे भाई बहन की तरह पूरी
जिम्मेदारी से पाला था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया था और मेडिकल की कठिन परीक्षा पास करके शहर से बाहर पढ़ाई करने चला गया था। मीरा अब आश्रम के कामों में आयशा का दायां हाथ बन चुकी थी और बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। सब कुछ बहुत ही शांति और खुशहाली के साथ चल रहा था। लेकिन नियति को अभी एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा लेनी बाकी थी। सर्दियों की एक बहुत ही ठंडी और सर्द रात में राज कपूर को अचानक सीने में भयंकर दर्द महसूस हुआ। उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और वे पसीने से पूरी तरह भीग गए। आयशा और मीरा तुरंत उन्हें लेकर पास के एक साधारण अस्पताल में भागे। वहां के डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखकर उन्हें तुरंत शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। आयशा के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। आश्रम चलाने में उसकी सारी कमाई खत्म हो जाती थी, लेकिन अपने पिता की जान बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वह उन्हें लेकर उसी आलीशान फोर्टिस अस्पताल पहुंची जहां 15 साल पहले उसने मीरा की जान बचाई थी। अस्पताल का पूरा ढांचा बदल चुका था और अब नियम पहले से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। रिसेप्शन पर फिर से वही पुरानी मांग दोहराई गई कि बिना भारी डिपॉजिट के किसी भी मरीज का इलाज शुरू नहीं किया जाएगा। आयशा ने प्रबंधन से बहुत मिन्नतें कीं, उन्हें अपनी पूरी स्थिति समझाई, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे महसूस हुआ कि 15 साल बीतने के बावजूद इस अमीर समाज की संवेदनहीनता और लालच में कोई भी बदलाव नहीं आया है। राज कपूर की सांसें बहुत उखड़ रही थीं और उनका जीवन धागे से लटक रहा था। आयशा निराशा से फर्श पर बैठ गई और उसके आंसुओं का बांध टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना की कि वह कोई चमत्कार करे, जैसे उसने इतने सालों पहले उस बारिश की रात किया था। तभी अस्पताल के मुख्य दरवाजे से कुछ वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम बहुत तेजी से अंदर आई। उनके बीच में एक बहुत ही युवा, तेज तर्रार और प्रभावशाली हृदय रोग विशेषज्ञ चल रहा था। उसकी उम्र लगभग 27 साल थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा आत्मविश्वास और अजीब सी चमक थी। अस्पताल का सारा स्टाफ उस युवा डॉक्टर को बहुत सम्मान दे रहा था, क्योंकि वह अमेरिका से लौटकर आया देश का सबसे बेहतरीन और मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट बन चुका था। उसका नाम डॉक्टर A.K. शर्मा था और वह बड़े बड़े चमत्कारिक ऑपरेशन करने के लिए प्रसिद्ध था। युवा डॉक्टर की नज़र जब रिसेप्शन के पास रोती हुई आयशा और दर्द से तड़पते हुए राज कपूर पर पड़ी, तो वह तुरंत वहीं रुक गया। उसने अपनी टीम को छोड़कर सीधे आयशा की तरफ अपने कदम बढ़ाए। रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर को बताया कि इन लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वे इन्हें बाहर निकाल रहे हैं। यह सुनकर उस युवा डॉक्टर की आंखों में एक बहुत भयंकर गुस्सा उतर आया। उसने रिसेप्शनिस्ट को कड़ी फटकार लगाई और बहुत ही सख्त आदेश दिया कि मरीज को तुरंत सबसे अच्छे VIP ICU में शिफ्ट किया जाए। लेकिन सर, इनके इलाज का डिपॉजिट कौन भरेगा? अस्पताल के नियम बहुत कड़े हैं, रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए पूछा। उस युवा डॉक्टर ने अपनी जेब से एक खाली चेक निकाला और उस पर अपने हस्ताक्षर करके काउंटर पर पटक दिया। इस मरीज के इलाज में जितने भी करोड़ रुपये लगे, तुम इस चेक से काट लेना। यह मरीज मेरे लिए मेरी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं इस अस्पताल का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करवा दूंगा, डॉक्टर ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी परिचित गूंज थी। आयशा हैरानी से उस अजनबी और फरिश्ते जैसे डॉक्टर को देख रही थी, जो बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा था। डॉक्टर ने आयशा को बैठने का इशारा किया और खुद स्ट्रेचर को धकेलते हुए तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागने लगा। राज कपूर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उन्हें तुरंत एक बहुत बड़े बाईपास सर्जरी की जरूरत थी। अस्पताल का पूरा माहौल अचानक से बदल गया था। जो लोग कुछ मिनट पहले आयशा को धक्के मार रहे थे, वे अब हाथ जोड़कर उसके सामने बहुत सम्मान से खड़े थे। ऑपरेशन लगभग 8 घंटे तक चला। यह समय आयशा के लिए 15 साल पहले की उस रात की तरह ही बहुत भारी और डरावना लग रहा था।
वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी और बार बार उस युवा डॉक्टर के चेहरे को याद करने की कोशिश कर रही थी। उस डॉक्टर की आंखों में एक ऐसा अपनापन था जो आयशा को बार बार बहुत भावुक कर रहा था। तभी थिएटर की लाल बत्ती बुझ गई और वह युवा डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन होंठों पर एक बहुत ही विजयी मुस्कान थी। डॉक्टर ने अपना मास्क नीचे किया और आयशा के पास आकर बहुत सम्मान से घुटनों के बल बैठ गया। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। आपके पिता अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, उसने बहुत ही कोमल आवाज में कहा। आयशा ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर उस डॉक्टर को धन्यवाद देने लगी। आपने हम पर जो इतना बड़ा एहसान किया है, उसे हम जीवन भर नहीं चुका पाएंगे डॉक्टर साहब। आपने अपना सारा पैसा हमारे लिए क्यों लगा दिया? आयशा की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वह उस इंसान को भगवान मान रही थी। वह युवा डॉक्टर मुस्कुराया और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने आयशा के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और उन्हें चूम लिया। आपने तो 15 साल पहले ही मेरा यह सारा कर्ज चुका दिया था दीदी। क्या आप अपने इस छोटे से भाई को भूल गईं डॉक्टर के? इन शब्दों ने आयशा के दिमाग में एक भयंकर तूफान ला दिया। वह अवाक रह गई। वह युवा और मशहूर डॉक्टर के शर्मा कोई और नहीं, बल्कि वही बस्ती का गरीब लड़का अर्जुन था। यह वह चमत्कार था जिसकी कल्पना कोई भी कभी नहीं कर सकता था। अर्जुन मेरे बच्चे, आयशा के मुंह से एक चीख सी निकली और उसने उस युवा डॉक्टर को बहुत ही जोर से अपने सीने से लगा लिया। ये खुशी के वे आंसू थे जो वर्षों की तपस्या के बाद किसी इंसान को मिलते हैं। जो बीज उसने एक अंधेरी रात में बोया था, वह आज एक रक्षक के रूप में उसके सामने खड़ा था। नियति ने जिस खूबसूरती से अपना चक्र पूरा किया था, वह सच में इंसान की सोच से बहुत परे था। अर्जुन भी अपनी दीदी के गले लगकर छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। आपने मेरे लिए अपना घर, अपना परिवार और अपनी सारी दौलत छोड़ दी थी दीदी। आज मैं जो कुछ भी हूं, वह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और आज मैंने अपना वह वादा पूरा कर दिया है। अर्जुन ने आयशा के आंसू पोंछते हुए कहा। वहां खड़े अस्पताल के सभी लोग यह अनोखा और भावनात्मक दृश्य देखकर पूरी तरह से सन्न थे। कर्म का इतना सुंदर और साक्षात रूप उन सभी ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा था। कुछ घंटों बाद राज कपूर को होश आ गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उनके सामने अर्जुन को एप्रन और स्टेथोस्कोप पहने खड़े देखा। राज कपूर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अर्जुन का सिर सहलाया। मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने तुम लोगों को गटर का कीड़ा कहा था, लेकिन आज उसी बस्ती के एक महान लड़के ने मेरी जान बचाई है। दौलत का मेरा सारा घमंड आज पूरी तरह से टूट चुका है। असली दौलत तो इंसानियत और प्यार ही है। राज कपूर रोते हुए बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। अर्जुन ने उनके हाथ चूमते हुए कहा, दादाजी, आपने तो हमें पहले ही अपने परिवार का सबसे खास हिस्सा मान लिया था। यह मेरा अपना फर्ज था। आज मैंने अपने परिवार की जान बचाई है और इसके लिए मुझे किसी भी कीमत की कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर राज कपूर ने अर्जुन और आयशा दोनों को एक साथ अपने सीने से लगा लिया। वह कमरा, जो हमेशा मौत के डर और मशीनों की ठंडी आवाजों से भरा रहता था, आज पूरी तरह से सच्चे प्यार, सुकून और क्षमा की पवित्र रोशनी से बहुत ज्यादा जगमगा रहा था। यह कहानी सिर्फ एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की नहीं थी। यह कहानी भारत की उस महान संस्कृति और सदियों पुराने विश्वास की थी, जहां कर्म को ही भगवान माना जाता है। गीता में कहा गया है कि तुम जो भी कर्म करोगे, वह कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस जरूर लौटेगा। आयशा ने जिस निस्वार्थ भाव से अपना बहुमूल्य हार देकर एक मासूम जिंदगी को बचाया था, उसी कर्म ने आज वापस लौटकर उसके अपने पिता की अमूल्य जान बचाई थी। संसार की कोई भी ताकत इस ईश्वरीय न्याय और चक्र को कभी नहीं तोड़ सकती है। कुछ दिनों के बाद राज कपूर को अस्पताल से पूरी तरह स्वस्थ होकर छुट्टी मिल गई।
इस बार उनका सारा बिल अर्जुन ने अपनी मेहनत की कमाई से चुकाया था। अब अर्जुन भी हमेशा के लिए आश्रम में ही उनके साथ रहने आ गया था। उसने बस्ती में ही एक बहुत बड़ा और मुफ्त अस्पताल खोलने का काम शुरू कर दिया था। मीरा अब उस नए अस्पताल की सबसे मुख्य और जिम्मेदार नर्स बन चुकी थी। वे सभी एक ही छत के नीचे एक ऐसे परिवार की तरह रहते थे जो खून से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ा था। अक्सर शाम के समय आयशा आश्रम की छत पर बैठकर उस दूर क्षितिज को देखती थी जहां आसमान जमीन से मिलता हुआ प्रतीत होता है। उसके मन में अब किसी भी तरह का कोई पछतावा या खालीपन बिल्कुल नहीं था। उसे अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। उसने जो कुछ भी खोया था, उसके बदले में उसे जो मिला वह दुनिया की हर दौलत से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा और अनमोल था। एक छोटी सी दया ने कई पीढ़ियों के दर्द और अंधकार को हमेशा के लिए एक बहुत ही सुंदर रोशनी में बदल दिया था। आज भी जब मुंबई में बहुत तेज बारिश होती है तो कई लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर देखते हैं, लेकिन धारावी की उस बस्ती में बारिश अब किसी बीमारी या डर का कोई संकेत नहीं लाती। यह बारिश अब उन सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत याद बन चुकी है, जिसने उन्हें यह सिखाया कि इंसानियत कभी भी पूरी तरह से नहीं मर सकती। जब तक दुनिया में आयशा और अर्जुन जैसे लोग मौजूद हैं, तब तक प्यार और करुणा का यह पवित्र दीपक हर भयंकर तूफान में भी लगातार ऐसे ही जलता रहेगा।